दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पतंग और इसको लिखा है अनु सिंह ने। भास्कर की निगाहें स्क्रीन पर थीं, लेकिन ध्यान कहीं और था। वो लैपटॉप के सामने से उठना चाहता था, अपने पैर और अपनी पीठ सीधी करने के लिए थोड़ी देर बाहर टहलाना चाहता था, लेकिन डेडलाइन और प्रेशर कमबख्त चीज ही ऐसी है कि काम खत्म हो जाने तक तो यमदूत को भी बाहर इंतजार करवाना पड़े शायद। भास्कर ने चाय का एक लंबा और गहरा घूंट लिया और वापस लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन से जूझने लगा कि तभी उसका बेटा पुष्कर कमरे में दौड़ता हुआ आया। पापा, सारे बच्चे पार्क में हैं, पतंग उड़ाने की तैयारी हो रही है, चलिए ना हम लोग भी चलते हैं। भास्कर का ध्यान अभी भी कहीं और था। बेख्याली में अपने बेटे को उसने बस इतना सही जवाब दिया, पापा पार्क में चलते हैं पतंग उड़ाने। लेकिन मुझको पतंग उड़ाना नहीं आता बेटा। भास्कर की नजरें अभी भी लैपटॉप पे थीं और दिमाग कुछ जोड़ घटाना करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बेटे की ओर देखा तक नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं पापा। पुष्कर पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। इस बार भास्कर ने बेटे की ओर देखा तो उसकी पीठ नजर आई। एक बार को तो उसका दिल किया कि बेटे के पीछे चला जाए, लेकिन कल की मीटिंग से पहले के यही 18 घंटे बाकी थे जिनमें वो अगले 12 महीनों का सेल्स प्रेजेंटेशन इस तरह तैयार करता कि उसके प्रमोशन पे आंच ना आए। भास्कर के माथे पर कोई और बोझ सवार था। फिलहाल पतंग उड़ाने के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी थी। थोड़ी देर के लिए चले जाइए ना बच्चे के साथ। भास्कर की पत्नी रागिनी दुपट्टे में हाथ पोंछते हुए कमरे में चली आई। टाइम नहीं है, इतने सारे काम निपटाने हैं। अरे आधे घंटे में क्या बिगड़ जाएगा, रागिनी ने पूछा तो भास्कर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वापस अपने लैपटॉप के स्क्रीन की ओर देखने लगा। रागिनी जवाब का इंतजार करती रही, फिर कमरे से बाहर चली गई। भास्कर ने थोड़ी देर प्रेजेंटेशन से उलझने की कोशिश की, फिर उठ के बालकनी में आ गया। बालकनी की रेलिंग पकड़ते ही उसकी हथेलियों में लोहे की ठंडक उतर आई। इस उमस भरी शाम में हथेलियों तक पहुंची इस ठंडक से सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन भास्कर का मन न जाने क्यों बेचैन हो गया था। पुष्कर सही कह रहा था। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सारे बच्चे या तो अपनी अपनी पतंग लेकर नीचे पार्क में उतर आए थे या फिर छतों पर विराजमान थे। 15 अगस्त अभी अभी गुजरा ही था, लेकिन पतंगबाजी का मौसम अभी गया नहीं था। आसमान में काले बादल उतर आए थे और उनके बरसने पर रंग बिरंगी पतंगों ने जैसे रोक लगा रखी थी। भास्कर बहुत देर तक उन उड़ती हुई पतंगों को देखता रहा। जब भास्कर अपने बेटे की उम्र का था तो उसको वाकई पतंग उड़ाना नहीं आता था। न जाने क्यों उसकी पतंग पहले 10 मिनट में ही कट जाया करती, और कट जाने वाली पतंगों की खिल्ली उड़ाते अपने दोस्तों से रूठकर एक दिन ऐसी ही काले बादलों वाली शाम को मुंह बनाए भास्कर घर लौटा था। मैं कभी कभी नहीं पतंग उड़ाऊंगा, मां से कहा था उसने, और पापा ने उसकी ये बात न जाने घर के किस कोने में बैठे हुए सुन ली थी। सवाल ही नहीं था, पापा भास्कर को हार कैसे मानने देते। भास्कर, भास्कर! संडे की सुबह सुबह पापा जगाने के लिए आ गए। भास्कर चादर में मुंह घुसेड़कर दूसरी ओर घूम गया। भास्कर उठ जाओ, चलो, बहुत जरूरी काम करना है। पापा ने पीठ पे थपकी दी और उसके स्टडी टेबल पर कुछ ढूंढने लगे। ये जरूरी काम 18 और 19 का पहाड़ा याद करना होगा, और क्या, भास्कर ने सोचा, और पापा की बात न सुनने का बहाना और नींद न खुलने का नाटक करता रहा। भास्कर, 15 मिनट में छत पे मिलो, पापा कह के चले गए, और पापा की बात टालने की हिम्मत किस्माई के लाल में थी। तो भास्कर ने जल्दी जल्दी ब्रश किया और रात के पैजामे में ही छत पे पहुंच गया। आखिर छत पे इतनी सुबह सुबह पापा क्यों बुला रहे थे। बारिश के बाद की हल्की सी बरसाती धूप छत पे पसरी हुई थी, लेकिन पापा का कहीं पता नहीं था। हाँ, छत के एक तरफ ईंट के टुकड़ों से दबाकर रखे गए कुछ रंग बिरंगे कागजों के कोने उड़ उड़कर हवा से बातें जरूर कर रहे थे। पापा न जाने कहां से भास्कर के पीछे से होते हुए उसके सामने खड़े हो गए। एक हाथ में बांस की कमानियां थीं, दूसरे में गोंद का डब्बा जो उन्होंने भास्कर की स्टडी टेबल से उठाया था। ये सब क्या है पापा? भास्कर ने अनमने ढंग से पूछा।
पापा के नए प्रयोगों में उसे फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। उड़ाने के लिए पतंग बनाने की तैयारी पापा ने कहा तो उसकी समझ में नहीं आया। पापा मुझे पतंग उड़ाना ही नहीं है, भास्कर ने मुंह फुला के कहा। फिर एक पतंगबाजी के लिए मुझसे इतनी मेहनत नहीं होगी। लेकिन मेहनत तो बेटा पतंगबाजी के लिए भी करनी होगी और जिंदगी की बाजी के लिए भी, पापा ने अपनी ठहरी हुई आवाज में कहा और रंग बिरंगे कागजों को ईंट के नीचे से निकालने के लिए झुक गए। पापा ने उस दिन हर तरह की पतंग बनाना सिखाया था भास्कर को। कई घंटों की मेहनत के बाद गोल, चौकोर, नीली, पीली, लाल, जामुनी पतंगों का ढेर जमा हो गया था। पतंग बन गई तो पापा ने मांझे को धार देना भी सिखाया। उस धार से उंगलियों को कटने से बचाने के तरीके भी सिखाए। फिर कागज कलम निकल आया और आड़ी तिरछी लकीरों के साथ पतंग उड़ाने के तरीके समझाए पापा ने। कैसे हवा का रुख समझा जाए, पतंग को कितने एंगल पे मोड़ा जाए, धागे पर तनाव कितना हो, फिरकी पर जोर कितना हो, पतंग को उड़ाने और खींचने का अनुपात कितना हो। पापा बताते रहे और भास्कर सुनता रहा। पापा ने समझाया कि पतंग की तरह कैसे नजर भी ऊंची होनी चाहिए। पापा ने समझाया कि पतंग का मतलब है बैलेंस, कंट्रोल, जोश और आजादी। पापा ने समझाया कि पतंग का मतलब डोर और अनुशासन भी है। अनुशासन की डोर सख्त या ढीली हुई तो ये गई वो गई पतंग आपकी। फिर एक दिन पतंग की चरखी पापा ने भास्कर के हाथ में सौंप दी। खुली हवा में हिचकोले खाती अपनी बनाई हुई नीली दुम वाली पीली पतंग को आजाद होकर हवा में घूमते देखने से बड़ा सुख भास्कर ने कभी नहीं महसूस किया था। पापा के साथ पतंग उड़ाते हुए भास्कर को धीरे धीरे खुद पे भी भरोसा होने लग गया था और अपनी पतंगबाजी पर भी। पतंग उड़ाना सिखाते हुए पापा ने जिंदगी के कई अहम सबक सौंप दिए थे अपने बेटे को। आज बालकनी पर खड़ा हुआ भास्कर सोचता रहा कि इतने सालों में पापा के सिखाए सबक धीरे धीरे भूलने लगा था वो। रागिनी चाय लेकर आई तो भास्कर को बालकनी में खड़े पाया। भास्कर की नजरें कहीं और थीं, ध्यान कहीं और। चाय, रागिनी ने कहा और भास्कर के कुछ बोलने का इंतजार करती रही। भास्कर ने कुछ नहीं कहा, बस चाय की प्याली उठा ली। अच्छा मौसम है बाहर, बारिश होगी शायद। चुप्पी तोड़ने के लिए मौसम का बहाना सबसे कारगर होता है। रागिनी की इस बात का भी भास्कर ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ सोचता रहा बस। सारे बच्चे नीचे पार्क में हैं, पुष्कर भी जाना चाहता है तो भेज दो, भास्कर ने चाय पीते हुए बस इतना ही कहा। भास्कर आपका काम तो यूं भी रुका हुआ है अभी, पुष्कर को लेके नीचे क्यों नहीं चले आते थोड़ी देर के लिए? रागिनी ने पूछा तो भास्कर उखड़ गया। किसने कहा काम रुका हुआ है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या आ गया, तुम मिनट मिनट का हिसाब रखने लगी। तुम क्यों नहीं लेके चली आती उसको नीचे? भास्कर ने झल्ला के कहा तो रागिनी ने जवाब नहीं दिया। उसको गहरी पनियल नजरों से देखा भर और कमरे से बाहर चली गई। भास्कर थोड़ी देर बेचैन होकर चहलकदमी करता रहा, फिर थक के लैपटॉप के सामने बैठ गया। रिश्तों में फासले बढ़ते क्यों चले जा रहे थे? कहां गलती हुई थी उससे? उसने तो रागिनी और पुष्कर के लिए खुशियां और आराम का सामान जुटाने का जिम्मा भर उठाया था, और ऐसे छोटे छोटे लम्हों की कुर्बानियां उसी जिम्मेदारी को पूरा करने का हिस्सा थीं। फिर रागिनी को किस बात की नाराजगी थी? भास्कर करता भी क्या? मसरूफ, हैरान, परेशान और हमेशा दौड़ते भागते रहने वाला एक पिता और पति बने रहने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। निजी बैंक की नौकरी ऐसी थी कि देर रात तक दफ्तर में काम करने के बाद भी चैन नहीं था, इसलिए होमवर्क की तरह काम घर लेके आ जाता। जब भास्कर घर पहुंचता तब पुष्कर गहरी नींद में होता। जब तक भास्कर सोकर उठता तब तक पुष्कर के स्कूल में शायद 2 पीरियड्स की घंटियां भी बज चुकी होती। बीवी बच्चे के लिए कहां रह गया था वक्त? भास्कर ने सर झटका और काम पर ध्यान देने की एक और आखिरी कोशिश की। फिर भी न जाने क्यों आज उसको पापा के साथ बिताए गए पुराने लम्हे याद आ रहे थे। याद आ रहा था कि कैसे शाम होते ही अपने पापा का बेसब्री से इंतजार किया करता था वो। मां सारा दिन होती थी आसपास और उसके बिना घर का एक दिन का न हिलता।
लेकिन पापा के आते ही जरूरतों के मायने बदल जाया करते। दूर गली के कोने से ही पापा के स्कूटर की आवाज सुनकर भास्कर अपनी किताबों में सर घुसा लिया करता था। ऐसा नहीं था कि पापा की डांट का डर था, लेकिन पापा को नाराज करने का खतरा भी वो नहीं मोल लेना चाहता था। दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जाने पापा के पास इतना वक्त कैसे होता था भास्कर के लिए। उनकी इतनी सी तनख्वाह में इतनी सारी खुशियां कैसे आ जाती थीं। पापा के पास माँ के साथ बाजार जाने का वक्त होता, पौधों में पानी देने का वक्त होता, यहां तक कि 2 ट्रेनें बदलकर छुट्टियों में परिवार को गांव ले जाने का भी वक्त होता। ट्रेन के स्लीपर क्लास में सफर करके खुश रहने वालों का वो जमाना ही कुछ और था, वो पीढ़ी ही कुछ और थी। शायद इसीलिए पापा दूसरे किस्म के पापा थे। भास्कर दूसरे किस्म का पापा था। वैसे रागिनी भी समझती थी कि भास्कर उतना बुरा पापा नहीं था, बस जिंदगी की रफ्तार ऐसी हो गई थी कि थोड़ी देर ठहर कर, सांस लेकर एक दूसरे के साथ गुजारे जाने वाले वक्त में से भी कटौती होने लगी थी। वरना ये वही भास्कर तो था जो रात में बेटे की नींद खुलने पर रागिनी से पहले दूध बनाने के लिए उठता था। ये वही भास्कर था जो पहली बार अपने बेटे को प्ले स्कूल छोड़ने गया था तो देर तक दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा था। ये वही भास्कर था जिसे यह भी याद था कि उसके बेटे की नर्सरी टीचर ने क्लास में पहले दिन कौन से रंग की साड़ी पहनी थी। पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने वाले भास्कर, शाम का वक्त बच्चे के साथ गुजारने वाले भास्कर और रात को अपने बेटे के लिए तरह तरह की कहानियां बुनने वाले भास्कर पर जिम्मेदारियों का बोझ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। घर की जिम्मेदारी रागिनी ने खामोशी से बड़ी कुशलता के साथ अपने माथे ले ली और भास्कर धीरे धीरे काम में और मसरूफ होता चला गया। एक के बाद एक करियर की कई सीढ़ियां चढ़ता चला गया। जितनी तरक्की मिलती गई, सुख की जिंदगी काट सकने का सामान जुटता गया, लेकिन वक्त उतना ही कम पड़ता गया। घर खरीदा, लेकिन सुकून से बालकनी में बैठ सकने का लम्हा खो गया। गाड़ी महंगी होती गई, लेकिन रागिनी और पुष्कर के साथ गोलगप्पे खाते हुए गुजारी जा सकने वाली शामें गायब हो गईं। हर सुख की कीमत चुकानी पड़ती है। ईएमआई पर आए इन सुखों की कीमत भास्कर ने अपने खून पसीने के साथ साथ अपना ढेर सारा वक्त देकर चुकाई। इन भौतिक सुखों के बदले नींदें गंवाई, बहुत सारा तनाव सर ले लिया, कम उम्र में ही खराब लाइफस्टाइल के साथ तोहफे में मिलने वाली बीमारियां सर ले ली। और एक अकेला बच्चा था जिसकी खातिर रागिनी के पास छोटे छोटे लम्हों और ढेर सारे वक्त में लिपटा खालीपन था, जबकि भास्कर के पास काम करते चले जाने की मजबूरी। यह ऐसा विषम चक्र था जिससे निकलना नामुमकिन था। भास्कर सोच सोचकर और परेशान हो गया। वो रागिनी को आवाज देकर उसको पास बुलाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, मन की सारी उलझनें बांटना चाहता था, लेकिन न जाने कौन सी झिझक थी जो रोक रही थी उसको। रागिनी और भास्कर के बीच महीनों की चुप्पी आकर बैठ गई थी। भास्कर और उलझने लगा खुद से। लगा जैसे मन में कोई गांठ है जो खोली ही नहीं जा सकती। अरे भास्कर, तुम्हारा यह मांझा तो किसी काम का नहीं। एक शाम पतंग उड़ाने की कोशिश में उलझे भास्कर से पापा ने कहा था। क्यों, क्या हो गया इस मांझे को? भास्कर हैरानी से अपनी चरखी देखने लगा था। वहां नहीं, यहां देखो, पतंग के नजदीक। पापा ने पतंग से बंधे मांझे के छोर की ओर इशारा किया था। देखो कितनी गांठें डाल दी हैं तुमने पतंग को धागे से बांधते हुए। बेटा, पतंगबाजी में पेच लड़ाने से पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है। जो ये गिरहें होती हैं ना, पतंग की डोर को कमजोर बनाती हैं। गिरहें पतंगों के कट जाने का सबब भी होती हैं। गिरहें उलझाती हैं, जिंदगी में भी और पतंगों की उड़ान में भी। उस दिन पापा ने न जाने कैसे पतंग की गांठें खोल दी थीं और भास्कर की पतंग को हवा की दिशा में मोड़ दिया था। आज भास्कर को भी खोलनी थी अपने मन की गांठ। भास्कर बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया। ड्राइंग रूम में रागिनी और पुष्कर टीवी देख रहे थे। अलग अलग सोफों पर
बेजार से पसरे हुए, एक कमरे में होते हुए भी एक दूसरे से दूर। भास्कर ने सोचा पापा होते तो तुरंत टीवी बंद करने की हिदायत दे देते। पुष्कर और रागिनी के साथ टीवी देखने के लिए भास्कर बीच वाले सोफे पे बैठ गया, लेकिन मां बेटे की नजरें स्क्रीन से नहीं हटी। पुष्कर, भास्कर ने आवाज लगाई। बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। पुष्की, बेटे ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। छोटे सरकार। भास्कर की ऐसी पिघली हुई आवाज सुनकर रागिनी और पुष्कर दोनों उसकी ओर देखने लगे। हम पतंग उड़ाने चलें? भास्कर ने पूछा। लेकिन आपने तो कहा आपको पतंग उड़ाना आता ही नहीं है, पुष्कर ने मासूमियत से कहा। अरे मैं चैंपियन बनते बनते जरूर रह गया था आपकी उम्र में, लेकिन आपके पापा के पापा ने पतंगबाजी की अच्छी ट्रेनिंग दी थी हमको। बाबा ने सिखाया था आपको पतंग उड़ाना? न जाने पुष्कर किस बात पर ज्यादा हैरान था, अपने दादाजी के छुपे हुए हुनर के बारे में सुनकर या अपने पापा को इतना खुलकर बातें करते देखकर। जी छोटे सरकार, हमारे पापा ने सिखाया था पतंग उड़ाना, और बल्कि मैं छोटा था तो याद शहर की पतंगबाजी की कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया करता था। भास्कर बात करते करते मुस्कुराने लगा। उसको याद आया कि याद शहर के बाबूगंज मोहल्ले की पतंगबाजी प्रतियोगिता बहुत मशहूर थी। दूर दूर से लोग आया करते थे अपनी पतंगें उड़ाने। भास्कर भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा था, पहली बार उस साल। पापा के साथ तैयारी पूरी हो गई थी। भास्कर को मीठे मीठे सपने भी आने लगे थे। मैं शहर का सबसे मशहूर पतंगबाज बन जाऊं, मेरी पतंग सबकी डोर काट लेगी, मेरी खातिर सब तालियां बजाएंगे, वाहवाही मिलेगी। ख्याली पुलाव पकाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी भास्कर ने। मकर संक्रांति के दिन सुबह से ही मोहल्ले के मैदान में भीड़ जुटने लगी थी। भास्कर ने अपने लिए पीली पतंग चुनी थी। नीले आसमान में लहराती उसकी पीली पतंग के लिए जोरदार तालियां बज रही थी। प्रतियोगिता में आखिर में 3 पतंगें ही जूझती हुई बाकी रह गईं। पापा के सिखाए हर गुर का सही सही इस्तेमाल किया था भास्कर ने, फिर भी भास्कर की पतंग कट गई। भास्कर को ऐसा लगा जैसे उसके सपने की कोई डोर कट गई हो। उदास, बेमन घर लौटा था वो। पापा ने उसकी लटकी हुई सूरत को दूर से ही पढ़ लिया था। भास्कर, एक गलती हो गई मुझसे। गमलों में पानी डालते हुए पापा ने मध्यम आवाज में कहा था। भास्कर ने सर उठाकर पापा को सवालिया नजरों से देखा था। बेटा, मैं आपको एक जरूरी सीख देना भूल गया था। यह बताना भूल गया था कि दुनिया की कोई भी पतंग पतंगबाज से बढ़ के नहीं होती, और जिंदगी की कोई भी बाजी जिंदगी से बढ़ के नहीं होती। खेल में शामिल होना, उसमें बने रहना, इसके लिए छोटे छोटे लम्हों का मजा लेना ज्यादा जरूरी है। कौन हारा, कौन जीता, किसकी पतंग कितनी ऊपर गई, ये जरूरी नहीं है। पापा ने कह दिया था, भास्कर ने सुन लिया था। 11 साल के भास्कर को जो बात पापा ने उस दिन कही थी, वो अब जाके समझ आई थी, अपने 11 साल के बेटे के सामने सोफे पे बैठे हुए। बड़े बड़े सपनों को पूरा करते हुए गुम हो गए छोटे छोटे लम्हों को समेटने का वक्त आ गया था आज। भास्कर ने अपने बेटे से पूछा, हमारे घर में पतंग है या खरीदने चलें? रागिनी उठकर अंदर से पतंग ले आई। फिरकी में बंधी नीली दुम वाली पीली पतंग। भास्कर का चेहरा खिल पड़ा। नहीं बताता हूं तब भी तो मेरी पसंद जानती हो, है ना? भास्कर ने रागिनी के हाथ से पतंग लेते हुए पूछा तो इस बार रागिनी के चेहरे के खिलने की बारी थी। बहुत आसान है याद रखना, आपके बेटे की पसंद आपकी जैसी ही है। रागिनी ने जवाब दिया तो भास्कर हंस पड़ा। उसके हंसते ही ऐसा लगा जैसे अचानक कमरे में सब कुछ हल्का हो गया हो और मन की पतंग की कोई गांठ खुल गई हो अपने आप। एक हाथ में पतंग और दूसरे हाथ में अपने बेटे का हाथ थामे भास्कर लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा, लेकिन फिर घूमकर रागिनी को आवाज दी, मेरा लैपटॉप शट डाउन कर देना प्लीज, और वापस उसको बैग में रख देना। और काम? रागिनी ने पूछा। बड़ी सख्त कर दी थी पतंग की डोर, अब ढील नहीं दी तो कट जाएगी मेरी पतंग, भास्कर ने हंस के कहा और रागिनी के चेहरे पर उतर आए सवाल को देखते ही बोला, चलो
पार्क में हमारे संग पतंग उड़ाने। अपने आप समझ जाओगी। नीचे पार्क में बच्चों के कहकहों, धमा चौकड़ी और शोर से पूरा पार्क गुलजार था। बेहतर होते मौसम का असर था और संडे की शाम, इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में अपार्टमेंट के कई बच्चे टोलियां बनाकर कई तरह के खेल खेल रहे थे। पुष्कर दौड़कर अपने उन बच्चों की टोली में जा मिला जिनके हाथ में पतंगे थी। भास्कर का मन भर आया अचानक। इनमें से कई बच्चों को उसने तब देखा था जब पुष्कर के बस स्टॉप पर खड़े होकर इनके साथ चुहल किया करता था। ये बच्चे अब बड़े हो गए थे। भास्कर का रूटीन बदल गया था। खुद भास्कर भी तो बदल गया था। एक लंबी गहरी सांस लेकर भास्कर अपने बेटे के दोस्तों की टोली में जा मिला। बेटे के हाथ में रील पकड़ाकर उसने रागिनी को आवाज दी पतंग पकड़ने के लिए। भास्कर ने बेटे को पीछे से थामा और झुककर उसके बाल चूम लिए। यूं लगा जैसे सालों का फासला थोड़ा सा छोटा हो गया हो। रागिनी ने हाथ ऊपर करके पतंग को छोड़ दिया। पुष्कर पापा के साथ फिरकी घुमाता हुआ पतंग की चाल समझने की कोशिश करता रहा। हवा में ढील देते हुए धीरे धीरे छोड़ी गई नीली दुम वाली पीली पतंग थोड़ी देर तो हिचकोले खाती रही, फिर अपने आप मस्ती में आ गई और आजाद घूमने लगी। रागिनी अपने बेटे के दोस्तों के साथ तालियां बजाती रही। पुष्कर पतंग उड़ाता रहा और भास्कर अपनी कमर पर हाथ रखकर खुली हवा में उड़ती पतंग को मुस्कुराता हुआ देखता रहा। बहुत देर तक पतंग ही नहीं, अपने मन के आकाश में वो खुद भी आजाद घूम रहा था। बस इतनी सी थी कहानी।